हाय, मैं डॉक्टर संजीत। पाइल्स और फिशर में केवल खाने वाली दवाइयों से उतना अच्छे से हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, जितना अगर हम पेशेंट से बोलते हैं कि अपना खान-पान सही करिए, सुबह मलत्याग से पहले ऑयलिंग करिए, आने के बाद थोड़ा सिरजबात करिए और अगर फिशर का पेशेंट है, तो जो वहाँ पे घाव बन गया है, जो वहाँ पे अल्सर है, अगर उस पे अच्छे से हम ऑइंटमेंट लगा लेते हैं, तो हमने देखा है कि खाने वाली दवाइयों से केवल 33% ही आराम मिलता है। लेकिन जब हम उनका खान-पान चेंज करते हैं, तो उसमें 33% और आराम मिलता है और अगर जब हम उनको ऑयलिंग, सिरजबात और ऑइंटमेंट सही से लगवाते हैं, हम देखते हैं कि लगभग 33% और उनको आराम मिलता है। यानी अगर किसी को पाइल्स और फिशर है, तो केवल खाने वाली दवाओं से जितना आराम मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा खाने वाली दवाइयों के साथ अगर ये डाइट प्लान और अगर हम ये प्रोसीजर फ़ॉलो करते हैं, तो आप विश्वास करिए आपको बहुत तेज़ी से आराम मिलेगा, जो आप खाने वाली दवाइयाँ खा रहे हैं। तो हम जब भी किसी पेशेंट को पाइल्स या फिशर में जब ट्रीटमेंट लिख के देते हैं, तो उसके साथ एक यहाँ पे हम एक डाइट प्लान भी पेशेंट को देते हैं और इसमें जो लिखा है, जो यहाँ पे हमने मेंशन किया है, उसका मेडिकली क्या इम्पोर्टेंस है, हम क्यों देते हैं, क्यों हमारे पेशेंट में जो पाइल्स और फिशर के पेशेंट होते हैं, उनको जब हम ये फॉलो कराते हैं, तो क्यों उनको ज़्यादा आराम मिलता है। तो जो भी हम दवा दे रहे हैं, वो तो आपको खाना ही खाना है, उसके साथ-साथ अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या होता है, पहले हम समझेंगे पाइल्स और फिशर हमारे शरीर में बनता क्यों है और अगर बन गया है, तो हमें किन-किन चीज़ों से दिक्कतें बढ़ती हैं और किन-किन चीज़ों से दिक्कतें घटती हैं। तो जिन चीज़ों से हमें आराम मिलेगा, वो हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए, जब भी किसी पेशेंट को उसके शरीर से कठोर मल निकलेगा, जैसे मान लेते हैं किसी भी कारणवश हमें कॉन्स्टिपेशन हो गया यानी हमारे शरीर में हार्ड स्टूल बन गया। जब कठोर मल हमारे शरीर से निकलता है, तो हमारे गुदामार्ग पे चोट पहुँचा देता है जिसकी वजह से फिशर हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा दबाव पैदा करता है या बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर पड़ गया, तो वहाँ पे पाइल्स बनने लगता है। तो अगर हम अपने मल को मुलायम कर लें, तो हमने देखा है कि पाइल्स और फिशर में बहुत जल्दी आराम मिलने लगता है। तो हम यहाँ पे पहले समझेंगे, देखिए मान लेते हैं कि मैं हूँ और मुझे सुबह मलत्याग के समय बहुत हार्ड स्टूल आया। तो जब हमारे शरीर से हार्ड स्टूल पास होता है, तो जब ये हार्ड स्टूल हमारे शरीर में यहाँ पे पहुँचता है, तो ये क्या करता है, हमारी जो एनल कैनाल की म्यूकोज़ा मेम्ब्रेन होती है, उस पे दबाव पैदा करता है, उस पे फ्रिक्शन क्रिएट करता है। अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, तो हमें फिशर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो चूँकि यहाँ पे क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। इसके अंदर क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो सुपीरियर हेमोराइडल जो आर्टरीज़ होती हैं, वहाँ पे एक एनल कुशन्स बनता है, ये ब्लड वेसल्स होती हैं। तो यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे जो एनल कुशन्स होते हैं, अगर उसपे ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, तो यहाँ जो हेमोरॉयडल प्लेक्सेस होते हैं, उसमें डायलेटेशन होता है और ये पाइल्स के रूप में हमें दिखाई देता है। तो ये बीमारी का सबसे बड़ा कारण है हार्ड स्टूल और जो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं, अक्सर यही कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब जब आप मैं सुबह मल तक ले गया था, तो मुझे जो एक कठोर लैट्रिन मेरे शरीर से निकली है, उसी से मुझे ये दिक्कत हुई और कई बार हार्ड स्टूल से हमने देखा है कि किसी-किसी पेशेंट को यहाँ पे पेरिएनल एरिया में हेमाटोमा बन जाता है, यानी जो उनको थ्रोम्बोज पाइलमास बन जाता है कई बार एक्सटर्नल हेमोरॉइड में थ्रोम्बोज पाइलमास बन जाता है, कई बार इंटरनल हेमोरॉइड में भी थ्रोम्बोज पाइलमास बन जाता है बिकॉज़ ऑफ हार्ड स्टूल या कई बार हार्ड स्टूल बन गया है, हमारे शरीर से पास नहीं हो रहा है और हमने क्या कर दिया, ज़्यादा प्रेशर देके जब हम मलत्याग के करते हैं, तो ज़्यादा प्रेशर देके ही मलत्याग करते समय यानी जिसको हम स्ट्रेनिंग कहते हैं, जिसको हम काखना कहते हैं, तो ये जैसे ही हमारी बॉडी से बाहर आता है, ये हार्ड स्टूल यहाँ पे चोट पहुँचा देता है और पाइल्स और फिशर की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पे हम मैनेजमेंट ऑफ पाइल्स और फिशर सीखने जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस जो हार्ड स्टूल है, इसको सॉफ्ट करना है। अगर हम हार्ड स्टूल को सॉफ्ट कर लेंगे, तो सॉफ्ट स्टूल जब हमारे गुदामाग से बाहर आएगा, तो हमारे गुदामाग पे ज़्यादा चोट नहीं पहुँचाएगा। जब चोट नहीं पहुँचाएगा, तो जो समस्या हमारे गुदामाग के अंदर बन गई है, उसमें धीरे-धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या होता है, मल। मल का कठोर होना बीमारी का कारण है और मल का सॉफ्टनेस होना बीमारी से निजात दिलाता है। तो मल का मुलायम होना ज़रूरी है और इस मल को मुलायम होने के लिए हमारे शरी हमें 5 चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपने खान-पान पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं, जो हम इनटेक करते हैं, वही हमारे शरीर से बाहर आता है। अगर हमारा खाना अच्छा है, लैट्रिन मुलायम बनेगी और मुलायम मल अगर बनेगा तो हमारे शरीर में चोट नहीं पहुँचाएगा। तो लैट्रिन को मुलायम रखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है,
70% अपनी डाइट को जो हम अपने पेशेंट को बताते हैं, हम वही आपको बता रहे हैं। 70% डाइट इस तरह फॉलो करना है और 30% डाइट जो अभी तक आप खाते हैं, बस ज़्यादा स्पाइसी ना हो, आप उसको खाते रहिए। अब 70% में हमें क्या खाना है? सबसे पहले फलों का सेवन ज़्यादा करना है। जैसे सेब है, केला है, कीवी है, नारियल पानी हो गया, या ऐसे फल जैसे संतरा हो गया या जैसे अंगूर हो गया, जिन फलों में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और जिन फलों में फाइबर जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। अब जैसे आपको अमरूद नहीं खाना है। अमरूद हम स्पेशली अपने पेशेंट को मना करते हैं। फल तो ये भी है, फल तो अमरूद भी है, लेकिन हम मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि जो अमरूद होता है इसको पारावत नाम दिया गया है और पारावत का वर्णन हमारे आयुर्वेद में आया है कि ये भस्मक रोग में देते हैं। जिनकी अग्नि बहुत ज़्यादा होती है, तीव्र होती है, जिनका डाइजेशन बहुत पावरफुल होता है, उनमें उनको अमरूद खिला के उनकी डाइजेशन पावर को थोड़ा-सा स्लो किया जाता है। अब क्या होता है, अगर आप अमरूद कभी खाते हैं तो आपके जो डाइजेस्टिव फायर होते हैं वो कम हो जाते हैं और आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर किसी में किसी की अग्नि कमजोर पड़ जाती है तो उसको आम का फॉर्मेशन होता है और मंदाग्नि की वजह से जो होता है अर्श और यानी जो आयुर्वेद में बताया गया है, अर्श यानी पाइल्स की शुरुआत होती है। तो अब अमरूद खाने से, ये तो आयुर्वेद के हिसाब से बताया गया है। अब आप एक लाइव एग्जांपल करके देख लीजिए। जब आप कभी आधा किलो या 1 किलो अमरूद खाते हैं, आप देखिए जब सुबह मल तक ले जाएंगे तो मल की मात्रा बढ़ी हुई आएगी और ऐसा लगेगा कि जो हमने खाया था अमरूद वो पूरा शरीर से बाहर निकल रहा है। तो ऐसा क्या हुआ कि जो आपने अमरूद खाया था इसके फाइबर थोड़ा-सा हार्ड होते हैं, हैवी होते हैं और इसके जो दाने होते हैं अमरूद के दाने, वो भी बिना पचे हुए हमारे गुदा-मार्ग से बाहर आते हैं। अब आपने सोचिए, जब आप अमरूद ज़्यादा खाओगे तो मल की मात्रा क्या हो जाएगी? यहाँ पे मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी और ज़्यादा मात्रा अगर आपके शरीर से बाहर आएगा और चूँकि ऑलरेडी आपको पाइल्स या फिशर है, तो जब मल की मात्रा ज़्यादा होगी, तो हमारे गुदा मार्ग पे ज़्यादा दबाव पैदा करेगा, ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, तो पाइल्स और फिशर की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए आप सभी फलों का सेवन करिए, स्पेशली अमरूद ना खाएँ जब तक पाइल्स और फिशर है। अब क्या होता है, इसमें एक कंट्रोवर्सी भी आती है कि अक्सर सब लोग कहते हैं, भई अगर आपको मलद्वार की समस्या है तो अमरूद ज़्यादा खाइए, उससे आपका पेट साफ हो जाएगा। पेट तो साफ होता है अमरूद खाने से, लेकिन पेट तब साफ करिए जब आपको पाइल्स और फिशर ना हो, केवल कॉन्स्टिपेशन हो, तब आप अमरूद खूब खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ-साथ मल द्वार में कोई बीमारी हो गई है, पाइल्स हो गया, फिशर हो गया या प्रोक्टाइटिस हो गई है, तब आप प्लीज़ अमरूद ना खाइए। और जो फिस्टुला के पेशेंट हैं, उनको तो बिल्कुल ही मैं मना करता हूँ, क्योंकि अमरूद के दाने क्या होते हैं, कई बार जो फिस्टुला ट्रैक की इंटरनल ओपनिंग होती है, उसके अंदर चले जाते हैं। ये दाने इसके अंदर चले जाते हैं। और अमरूद के दाने जब फिस्टुला ट्रैक के अंदर चले जाते हैं, तो वो लगातार इन्फेक्शन क्रिएट करते रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा, जब आप मल त्याग के ले जाते हैं, तो अमरूद आज आपने खाया है, 2-3 दिन बाद जब मल के टुकड़े हम देखते हैं, तो उसमें अमरूद के दाने निकलते हैं। यानी अमरूद का दाना ना पचने की वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो सॉलिड होता है, वो जल्दी गलता नहीं है, तो अगर वहाँ पे चोट लगी है, तो वहाँ पे आपको परेशान कर सकता है। इसलिए अमरूद स्पेशली मैं मना करता हूँ, बाकी सारे फल खाइए। और फलों में भी मान लो कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो उसको ज़्यादा मीठे फल नहीं खाने हैं। अगर मान लेते कोई कार्डियक पेशेंट है, अगर किसी डॉक्टर ने उनको मना कर रखा है कि भाई ये फल आपको स्पेशली मना किया है, कार्डियक पेशेंट हो गया, किडनी का पेशेंट हो गया या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें स्पेशली कोई फल स्पेशली मना किया गया है, तो उन फलों के साथ-साथ आप अमरूद ना खाइए पाइल्स फिशर में, बाकी आप कोई भी फल खाइए, आपको फ़ायदा करेगा। सलाद, सलाद में जितना जैसे हरे पत्तेदार जैसे सलाद खाइए, जैसे खीरा है, मूली का पत्र हो गया। कई बार जैसे अभी गर्मियों का मौसम, अभी थोड़ा-सा ठंडक का मौसम है, तो चने के साग आते हैं। तो आप जब हरे पत्ते का सेवन ज़्यादा करेंगे रॉ मटेरियल में, तो आपका मल बिल्कुल मुलायम आएगा और मुलायम लैट्रिन कभी भी आपको चोट नहीं पहुँचाएगी। तो आपको खूब सारा फल खाना है, सलाद खूब खाना है, जूस, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है या कोई अदर बीमारी नहीं है, तो आप जो है गन्ने का जूस, मौसम्बी का जूस, अनार का जूस या अनानास का जूस 1 से 2 ग्लास पीना है। अब अब आपको रात में, शाम को कोशिश करिए कि खान-पान थोड़ा जल्दी करिए। जैसे शाम को 6-7 बजे तक खाना खा लीजिए और खाने में क्या लेना है, अगर अभी चूँकि पाइल्स फिशर की समस्या है, तो शुरुआत में मूँग की खिचड़ी या ह हल दलिया या कोई हल्का खाना खाइए और उसमें अगर हो सके तो 1-2 चम्मच देसी घी डाल के खाइए। बस वही है कि कंडीशन यही है
कि देसी घी हो गया या कोई ऐसी समस्या, जैसे किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, किसी को बीपी या किसी को और कोई समस्या है, अगर डॉक्टर ने स्पेशली चीज़ मना कर रखा है, तभी आप वो लीजिएगा। स्पेशली मैं जो पेशेंट नॉर्मल व्यक्ति है, जिनको सिर्फ पाइल्स और फिशर है, उनके लिए मैं डाइट बता रहा हूँ। अगर आपको कोई अदर बीमारी है तो प्लीज़ इसमें से जो आपको डॉक्टर ने मना कर रखा हो उसको प्लीज़ मत लीजिएगा। बाकी सिर्फ पाइल्स और फिशर है तो आप फल खाएँ, सलाद खाएँ, जूस पिएँ, रात में हल्का खाना खाएँ और थोड़ा-सा 1 आध 2 चम्मच देसी घी के साथ खाएँगे। आप विश्वास करिए, इतना अच्छा खाना खाने के बाद जब आप सुबह मल त्याग के ले जाएँगे तो आपका मल आपके शरीर से बिल्कुल मुलायम निकलेगा और मुलायम मल जब आपकी बॉडी से बाहर आएगा तो आपको चोट नहीं पहुँचाएगा। तो जो पाइल्स और फिशर थी, उसमें आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अब क्या है, क्या नहीं खाना है ये ध्यान रखना है। तो आपको नॉन-वेज, पनीर तो 100% कम से कम 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक तो बिल्कुल छूना नहीं है अगर आपको पाइल्स और फिशर है। क्यों? अगर मैं आज नॉन-वेज आधा केजी या 1 केजी खाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि सुबह जब मैं मल त्याग के लिए जाता हूँ, तो जो मेरा मल का पहला हिस्सा होता है, वो काफ़ी हार्ड निकलता है और बहुत कम मात्रा में मल आता है। अमरूद खाने से मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन नॉन-वेज या हेवी प्रोटीन डाइट खाने से मात्रा कम हो जाती है, लेकिन हार्ड हो जाती है। अब सोचिए कि हमारे मलद्वार पे ऑलरेडी चोट लगी हुई थी, ऑलरेडी वहाँ सूजन ही, और वहाँ पे अगर कोई हार्ड पत्थर जैसी चीज़ हमारी बॉडी से आएगी, तो वहाँ पे पाइल्स और फिशर में चोट पहुँचाएगी कि घटाएगी? तो नॉन-वेज नहीं खाना है, पनीर नहीं लेना है। कब तक? जब तक आपको ये समस्या हो रही है, पाइल्स और फिशर है, तब तक ना खाइए, बाकी उसके बाद चाहे जितना खाइए। फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट्स में 3 ड्राई फ्रूट्स हम स्पेशली अलाउ करते हैं, मखाना, किशमिश और अंजीर। मखाना, किशमिश, अंजीर जब हम किसी पेशेंट को खाने के लिए देते हैं, 10 दाने जैसे मखाना हो गया, 10 दाने किशमिश हो गया, 1-2 अंजीर हो गया, उसको भिगो के खाना है, ड्राई नहीं खाना है, सुखा के नहीं खाना है, उसको भिगो के खाना है। जब आप इसको भिगो के खाते हैं, तो ये आपकी बॉडी में जब जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो मल होता है बिल्कुल सॉफ्ट बन जाता है। तो सॉफ्ट मल हमने पहले आपको बता दिया, पाइल्स और फिशर में कोई भी बीमारी बढ़ाता नहीं है, बल्कि उसको घटाने में हेल्प करता है। अब क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हम बादाम खा लें, खजूर खा लें, अखरोट खा लें, तो आप देखिए एक एक्सपेरिमेंट करिए, मखाना, किशमिश, अंजीर को 1 ग्लास पानी में भिगो दीजिए और ये बादाम और अखरोट और ये जो डेट्स होते हैं, खजूर, इसको भी भिगो लीजिए जो थोड़ा सॉलिड वाले होते हैं और अगले सुबह उसको दोनों हाथ से दबाइए। अब देखिएगा जो मखाना, किशमिश, अंजीर होगा, जब आप इसको दबाएँगे तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। लेकिन आपका बादाम, अखरोट, ये काजू, ये नहीं जल्दी से ब्रेक होगा। तो जब आपके ये वाले ड्राई फ्रूट्स आपकी बॉडी में जाते हैं, तो इसकी वजह से मल सॉफ्ट बनता है। जब बादाम और अखरोट या ये काजू आपकी बॉडी में जाते हैं, तो उससे मल थोड़ा-सा सॉलिड बनता है। तो हमें क्या करना है, हमें मल को सॉफ्ट बनाना है। सॉफ्ट मल आपको शरीर में कभी भी चोट नहीं पहुँचाएगा तो दिक्कत भी नहीं होगी। तो आपको ये डाइट लेनी है। अगर इस तरह की डाइट आप फ़ॉलो करते हैं तो हमने देखा है पाइल्स और फिशर में लगभग 33% पेशेंट को बिना किसी दवा से ही आराम मिलना शुरू हो जाता है। और 33% घर का नॉर्मल खाना खाते रहिए, बहुत स्पाइसी नहीं होना। 70% ये नेचुरल डाइट खाइए और 30% जो है नेचुरल घर का खाना खाइए। दाल-चावल सादा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो, तो आप देखेंगे आपका जो मल बनेगा आपकी बॉडी में, वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये खान-पान से हमारा मल मुलायम बनता है, मुलायम लैट्रिन से कभी चोट नहीं लगती है। लेकिन खान-पान से ही केवल मल आपका मुलायम नहीं बनता। अगर आपका दिनचर्या गड़बड़ है, जैसे दिनचर्या का मतलब है जैसे नॉर्मल हम रात में 10 बजे सो जाते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं। अगर कभी आपकी इस दिनचर्या में गड़बड़ हो गया, जैसे आप 10 बजे सोने वाले व्यक्ति हैं, कभी रात में 1 बजे तक जगना पड़ गया या रात में जैसे देर में सोएँ तो देर में उठेंगे, तो अब भी आपका पेट नहीं साफ होगा, भर भी अच्छा खाना खाते रहिए आप। तो दिनचर्या अच्छी रखिए, यानी जो रात का सोने का समय है, दिन का जगने का समय है। अगर आप लंबी जर्नी कहीं कर रहे हैं, तो पानी की मात्रा ठीक-ठाक लेते रहिए, खान-पान पे थोड़ा ध्यान रखिए। यानी दिनचर्या अगर अच्छी रहेगी, तब भी आपका पेट मतलब सही रहेगा। अगर दिनचर्या गड़बड़ होगी, कितना भी अच्छा खाना खाते रहिए, आपका लैट्रिन हार्ड हो जाएगी। तो यानी खान-पान के साथ-साथ दिनचर्या को भी आपको अच्छा रखना पड़ेगा। तीसरी चीज़ आती है चिंता। ये जो 5 चीज़ें हमने लिखी हैं, ये पाँचों जो है, वो आपके मल को कठोर बनाने में हेल्प करती हैं। अगर इन पाँचों को हम अगर सही तरीके से मैनेज करें, तो आपका मल हमेशा मुलायम होगा। क्योंकि अक्सर पेशेंट कहते हैं, "डॉक्टर साहब, खाना तो हम बहुत अच्छा खाते हैं, सब कुछ फ़ॉलो कर रहे हैं, लेकिन तब भी मेरा मल हार्ड आ ही रहा है। मैं पेट साफ़ करने वाली दवा भी खा रहा हूँ, फिर भी मेरी लैट्रिन क्यों हार्ड आ रही है?"
तो क्यों हार्ड आ रही है? आपने खाना अच्छा खाया, दिनचर्या अच्छी नहीं रही, या आपको चिंता बहुत कोई चीज़ की है, जैसे एग्ज़ाम की चिंता है, कोई स्टूडेंट है एग्ज़ाम की चिंता है, कोई कोई फादर है, बच्चों को लेके चिंता है, फैमिली का बड़ा मेंबर है, उसके परिवार की चिंता है, रात में नींद नहीं आती है, बिज़नेस को लेके चिंता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में रहोगे, चिंता बहुत ग्रस्त रहोगे, तब भी आपका पेट खराब हो जाएगा, चाहे आप अच्छा से अच्छा खाना खाते रहो, अच्छी से अच्छी दिनचर्या करते रहो। क्योंकि चिंता होगी तो रात में नींद नहीं आएगी तो सुबह पेट अच्छे से नहीं साफ़ होगा। अब पेट नहीं साफ़ अच्छे से होगा, तो जो गुदा मार्ग पे है चोट लग जाएगी। तो चिंता मतलब चिंता ज़्यादा ना करिए, अपने मन को शांत रखिए, जो भी आप प्राणायाम, योगा, जो भी आपको उचित हो, जिससे भी आपकी चिंता कम हो जाए, वो आप प्लीज़ काम करते रहिए। अब 2 चीज़ें होती हैं, ये तो सबके साथ है, खाना, दिनचर्या और चिंता। लेकिन कुछ चीज़ें और हैं, जैसे मान लो कोई पेशेंट है, जिसको कोई दवा चल रही है, जैसे शुरुआत की प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की गोलियाँ चलती हैं। कोई पेशेंट है जिनको नींद नहीं आती, तो एंटी-साइकोटिक ड्रग या एंटी एंग्ज़ायटी ड्रग जो चलती हैं, उसकी वजह से भी कई बार मतलब कॉन्स्टिपेशन होता है। कई बार कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे बीपी की दवाइयाँ हैं, उससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। दर्द की दवाइयाँ में जैसे मॉर्फिन वाली ग्रुप की दवाइयाँ हैं, उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। यानी आप अच्छा खाना खा रहे हो, कोई चिंता भी नहीं है, दिनचर्या भी अच्छी है, लेकिन जो दवा आप खा रहे हो उसकी वजह से आपका पेट खराब हो रहा है। तो जो दवा आप खा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि इस दवा से मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो जिन डॉक्टर से आपका इलाज चल रहा है, उन डॉक्टर को दिखाकर एक बार प्लीज़ रिव्यू करवाइए कि सर इन दवाओं से हमें मतलब हमारा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हमें पाइल्स या फिशर की समस्या बढ़ रही है। तो डॉक्टर क्या होगा, अपने हिसाब से उन दवाइयों को जो है चेंज कर लेगा, उसका मैनेजमेंट थोड़ा-सा अलग तरीके से करके आपको उन बीमारियों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। अब क्या है, एक बीमारी होती है, जैसे किसी को हाइपोथायरायडिज़्म हो जाए, थायराइड जो है बहुत जो हाइपोथायरायडिज़्म का मतलब होता है कि भई थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है वो कम निकलता है। तो थायरॉक्स अगर हाइपोथायरायडिज़्म हो जाएगा, तब भी आप चाहे जितना अच्छा खाना खाते रहिए, चाहे जितनी अच्छी दवा पीते रहिए, आपका कॉन्स्टिपेशन जल्दी नहीं जाएगा। थायराइड की वजह से किसी को अल्ज़ाइमर्स की डिज़ीज़ है, किसी को कोई साइकोटिक मतलब बीमारी हो गई है, किसी को बहुत पुराना डायबिटीज़ हो गया है। तो कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं, वो भी हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो अगर आपके साथ कोई भी इसमें से एक चीज़ परेशान कर रही है कॉन्स्टिपेशन करने में, तो अपने डॉक्टर से मिलकर इसका सही से इलाज कराइए। जैसे ही पेट आपका सही होने लगेगा, आपको पाइल्स और फिशर में आराम मिलने लगेगा। तो ये हो गया आपका डाइट। तो जो खान-पान है, दिनचर्या है, चिंता है, दवा है या बीमारी है, ये इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेट मल को हार्ड करने में या मुलायम करने में। अब क्या होता है, अभी जब हम आपको यहाँ पे एक ऑयल भी हमने लिखा है, लेकिन जब हम ये पढ़ाएँगे तब आपको बताएँगे ऑयल का क्या यूज़ है। तो ये हो गया आपका डाइट प्लान। अब उसके बाद क्या करना है, 33% तो भाई बीमारी को हमने इससे कंट्रोल कर लिया। अब 33% आपको क्या करना है, 3 चीज़ें करनी है। एक तो सुबह मलत्याग के पहले ऑयलिंग करनी है, दूसरा हल्के गुनगुने पानी में सब्ज़ करना है, तीसरा एक ऑइंटमेंट है, अगर फिशर का पेशेंट है तो उसमें ऑइंटमेंट लगाना है और ऑइंटमेंट लगाने का सही तरीका भी हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, सुबह मलत्याग से पहले आपको क्या करना है, देखिए जैसे आपने खान-पान अच्छा कर लिया, दिनचर्या गड़बड़ हो गई, तब भी लैट्रिन हार्ड हो जाएगा, चिंता ज़्यादा हो गई तब भी लैट्रिन, लेकिन अगर किसी भी कारणवश लैट्रिन हार्ड हो रही है, तो अब ऐसा हम क्या करें कि लैट्रिन को सॉफ्ट, जो मल का पहला हिस्सा है उसको हम सॉफ्ट बनाएँ। तो आपको क्या करना है, ऐसे एक डिवाइस लेनी है, देखिए ये पाइप है। जब भी हम अपने पेशेंट को मतलब चाहे वो कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट हो, पाइल्स का हो, फिशर का हो, हम यही डिवाइस देते हैं और इसी से बोलते हैं भाई आपको आपको ऑयलिंग करनी है। तो आपको क्या करना है, 2 से 3 एमएल यहाँ पे जो भी ऑयल आपको दिया जाए, जैसे पाइलवांस तेल है या जावित्री तेल, जो डॉक्टर आपको प्रेफ़र करें, तो या कोकोनट ऑयल है, आप उसको 3 एमएल से भर सकते हैं। और आपको क्या करना है, कुछ पाइप में देखिए इधर साइड में ओपनिंग होती है, कुछ पाइप में आपको साइड में फ्रंट में ओपनिंग होती है। आपको इसको हाफ सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर लैट्रिन रास्ते में सुबह मलत्याग से पहले हल्का-सा इसको इंसर्ट करना है और ऐसे दबा देना है। तो जब ये ऑयल आपके गुदा मार्ग में जब अंदर जाएगा, मान लेते हैं मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, जैसे ऑयल है अंदर गया, ये ऑयल जब अंदर जाएगा, तो ऑयल जब जैसे ही अंदर जाएगा, जो आपका एनल कैनाल है, ये एनल कैनाल, ये क्या हो जाएगा, ये लुब्रिकेट हो जाएगा और जो मल का पहला हिस्सा है, ये भी लुब्रिकेट हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं दूसरा कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं, ये अभी हमने सिरिंज से यहाँ ऑयलिंग कर दिया, ये ऑयल था इसके अंदर। जब ये ऑयल अंदर जाएगा, तो एनल कैनाल की म्यूकोसा मेम्ब्रेन को क्या कर देगा, पूरा लुब्रिकेट कर देगा।
ये लुब्रिकेट कर देगा। ये पाइल्स था, पाइल्स के बाहर वाली जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको भी लुब्रिकेट कर देगा। फिशर है, फिशर के ऊपर भी एक ऑयल की लेयर आ जाएगी। और अंदर जब जाएगा तो मल के चारों तरफ भी थोड़ा सा ऑयल क्या हो जाएगा, ये इसको लुब्रिकेट कर देगा। तो जब आप सुबह मल तय के लिए जाओगे तो मल का पहला हिस्सा जो है वो तेल से भीगा हुआ है, और यहाँ पे एनल कैनाल भी पूरी ऑयलिंग ऑयलिंग है, यहाँ पे लुब्रिकेट हो चुकी है। तो मल आपका आसानी से गुदामाग से फिसलते हुए बाहर चला जाएगा। अब जब आप ऑयलिंग करोगे तो क्या क्या फायदे होंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे फोकस करिएगा। जब आप ऑयलिंग करोगे तो गुदा मार्ग को चिकना यानी लुब्रिकेट कर देगा। अब लुब्रिकेट करने से क्या फायदा होगा, मल आसानी से गुदा मार्ग से बाहर आ जाएगा, तो जिससे मल आसानी से बिना चोट पहुंचाए गुदा मार्ग से निकल जाता है। जब चोट नहीं पहुंचाएगा तो जो पाइल्स और फिशर में समस्याएं बन रही थी वो कम हो जाएंगी। पाइल्स और फिशर में आराम मिलता है। मल का पहला भाग भी जो सूखा और कठोर होता है वो भी ऑयल से भीग जाता है। जब ऑयल से भीग जाएगा तो उसके पहले भाग को मुलायम होने की वजह से लैट्रिन आसानी से आपके गुदामाग से बाहर आ जाती है। चूंकि जायतरी तेल हो गया या पाइलवान तेल हो गया, ये मेडिकेटेड ऑयल होते हैं। अगर आपके बॉडी में यहाँ पे घाव हो गया, जैसे फिशर में कट है या कहीं पे चोट लग गई है, अल्सर हो गया, तो वो क्या करेगा, जब ऑयल उस पर लग जाएगा तो ये भी उसको घाव को भरने में हेल्प करता है। और इसका एक बेनिफिट और है, जो मल के टुकड़े कई बार गुदामार्ग में आप देखें शौच के बाद जब हम लोग पलट एग्जामिनेशन करते देखते हैं कि मल के टुकड़े उसके गुदामार्ग में बहुत चिपके होते हैं। अगर कहीं पे कट है, उसमें मल के टुकड़े फंस गए तो वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मल में बहुत सारे ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। कई बार जो फिशर से पेरिनल एब्सेस बनते हैं या उससे फिशला बनता है, वो इसी कारण बनता है, जो मल के टुकड़े आपके वहां पे फंस जाते हैं। तो जब यहाँ पे लुब्रिकेशन रहेगा तो मल के टुकड़े फंसने वहां पे इकट्ठा होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ऑयलिंग करने के ये बेनिफिट होते हैं। तो आप सुबह मल त्याग से पहले भी कर सकते हैं, अगर दोपहर में भी मोशन जाना है उससे भी करिए, क्योंकि जो हम ऑयल अंदर डालेंगे वो जैसे आप मल के त्याग के लिए बैठोगे वो अपने आप सब बाहर आ जाएगा। तो इससे आपको ज़्यादा ना तो इसका ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, ना तो, और आप साइड इफेक्ट से कम आपको फायदे बहुत मिलेंगे। अब क्या हो गया, तो आप सुबह मल त्याग से पहले ऑयलिंग करिए, उसके बाद जैसे ही मल त्याग से बाहर आइए, जो आपको थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा सिरबात करना है, गुनगुने पानी में बैठ के सिकाई करनी है। कैसे करना है, एक छोटा सा टब लेना है, उसमें हल्का सा गुनगुना पानी लेना है, और इतना गुनगुना लेना है कि आपको पहले उसको हाथ से टच करना है, फील करना है कि ये जो गुनगुना पानी है, अगर आप इसमें बैठोगे तो आपकी स्किन में कोई परेशानी तो नहीं होगी, ये स्किन आपकी जल तो नहीं जाएगी। तो हल्का गुनगुना इतना होना चाहिए जितना आपके लिए बेरेबल हो, और इतना ऊंचा होना चाहिए कि जब आप उसमें बैठोगे तो आपका केवल मलद्वार डूब जाए उसमें, बहुत ज्यादा उसमें ना तो पेशाब के रास्ते तक पानी पहुंचे, जैसे मेल है तो स्क्रोटम ना उसमें डूबे, और फीमेल है तो उसके पेशाब के रास्ते के अंदर ना पानी जाए, नहीं तो उसके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो सिरबात करने से क्या फायदा मिलता है, तो और एक चीज और है, कितना देर तक करना है, 5 से 7 मिनट हम स्पेशली अपने पेशेंट को बोलते हैं। आप इसके बारे में, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं वो हम समझ लेते हैं। जैसे हम गुनगुने पानी में बैठते हैं तो क्या क्या फायदे होते हैं, देखिए जो ये स्फिंक्टर्स होते हैं ना, ये इंटरनल स्फिंक्टर होता है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है। इंटरनल स्फिंक्टर लगभग एनल टोन को मेंटेन करने में 85% भाग लेता है, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है वो 15% भाग लेता है। एनल टोन का मतलब होता है कि जब हम खड़े हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, तो हमारी गुदामार क्या होती है, सिकुड़ी होती है। अदरवाइज अगर ये एनल टोन ना अच्छे से रहे तो जो आपके शरीर में मल बनता है वो अपने आप शरीर से बाहर आ जाए। तो ईश्वर ने एनल टोन को मेंटेन करने के लिए 2 स्फिंक्टर्स बना रखे हैं। लेकिन क्या होता है, जब किसी को फिशर हो जाता है, जब उसके मलद्वार में चोट लग जाती है, तो बिकॉज ऑफ पेन तो ये स्फिंक्टर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं। तो जो एनल कैनाल होती है थोड़ा सा सिकुड़ जाती है। तो जब हम गुनगुने पानी में बैठे हैं तो आपको दर्द में देखिए लगभग जितना भी दर्द हो रहा होगा, लगभग 30 से 40% आपको तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप गुनगुने पानी में बैठते हो, जैसे हमने गुनगुने पानी में बैठते हैं तो जो स्फिंक्टर्स होते हैं ये धीरे धीरे क्या होता है, रिलैक्स हो जाते हैं। जब एनल कैनाल रिलैक्स हो जाएगी तो जो यहाँ पे सोमैटिक नर्व की जैसे जो पेन हो रहा था वो थोड़ा सा इरिटेशन कम होगा, और पेन में तुरंत आराम मिलेगा। तो आपको दर्द में तुरंत आराम मिलता है। एनल जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। गुदा मार्ग के आसपास जो मल के टुकड़े थोड़ा बहुत फंसे रहते हैं शौच के बाद, वो भी क्लीन हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है, जब आप गुनगुने पानी में बैठते हैं तो यहाँ पे मलद्वार के आसपास का ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा तेज हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा तो यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाएगी। यहाँ पे जब ब्लड अच्छे से यहाँ सप्लाई होगी तो यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी मिलेगी, न्यूट्रिशन यहाँ अच्छा पहुंचेगा, और जो यहाँ मलद्वार के आसपास जो
बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो धीरे-धीरे वहाँ से रिलीज़ होने लगे। इसीलिए कहा जाता है जो पाइल्स और फिशर के पेशेंट होते हैं, उनको एक जगह लगातार खड़े रहना और एक जगह लगातार बैठने से मना किया जाता है। क्यों मना किया जाता है? अगर एक जगह आप लगातार बैठे रहोगे, तो वहाँ पे उस एरिया की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे अगर हमने ज़्यादा प्रेशर दे दिया, तो वहाँ की कोशिकाएँ वीक पड़ने से वहाँ पे पाइल्स और फिशर की समस्या बढ़ने लगते हैं। तो ये हो गया आपका ऑयलिंग, सीड्स बाथ। और एक लास्ट में आता है ऑइंटमेंट लगाना। तो ऑइंटमेंट लगाने का एक तरीका होता है। जैसे मान लेते हैं किसी पेशेंट को यहाँ पे फिशर है, पाइल्स में तो ऑइंटमेंट का कोई काम नहीं है, केवल आप फिशर में देखिए, फिशर में चूंकि चोट लगी होती है। ऑइंटमेंट में हमने कई बार देखते हैं कि पेशेंट हमारे पास आता है, हम लोग उसे जब पहले एग्जामिनेशन करते हैं, देखते हैं कि उसका जो ऑइंटमेंट होता है वो कई बार केवल गुदा मार के बाहर बार लगा होता है, अंदर तो जाता ही नहीं है। तो पहले तो एक गड़बड़ी ये होती है, पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब ऑइंटमेंट भी लगा रहे हैं लेकिन फायदा नहीं मिला। तो क्यों नहीं फायदा मिला? क्योंकि जो उन्होंने क्रीम लगाई वो तो मलद्वार पेरिनेल स्किन पे लगाई है, वो तो क्रीम उन्होंने यहाँ पे लगाई है, यहाँ पे लगाई है, मलद्वार के अंदर तो उन्होंने लगाया, जहाँ पे घाव था वहाँ तो क्रीम पहुंची नहीं। तो एक तो ये है कि घाव पे ही मलहम लगना चाहिए, जहाँ पे चोट लगी है वहीं पे मलहम लगना चाहिए, जहाँ पे फिशर है वहीं पे मलहम लगना चाहिए, तभी आपको आराम मिलेगा। तो लगाने का सही तरीका और सही तरीका के साथ-साथ सही डिवाइस का प्रयोग कैसे करना है। देखिए, कई बार आपको अ, ऑइंटमेंट अभी एक पेशेंट आया था हमारे पास, हम आपको दिखाएँगे। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो कैप होता है, उनके साथ दिक्कत क्या हुई थी, लाइव में आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कैप ऐसा लगा था, पेशेंट को शायद किसी ने समझाया नहीं, तो उन्होंने क्या किया, ये कैप सहित उन्होंने मलद्वार में इसको डाला और उसको क्रीम उन्होंने यहाँ पे दबाया और ये बाहर ले लिया। तो उनको लगा कि जो कैप था वो कहीं गिर गई, मिली नहीं, तो उनको लगा कहीं गड़बड़ हो गई। तो उन्होंने जब वो मेरे पास आए 1 हफ्ते बाद, जब उनको दर्द बढ़ने लगा, तो हमने देखा तो उनका जो कैप था, उनकी लैट्रिन रास्ते में ही कैप मिला। ऐसे कैप उनकी लैट्रिन रास्ते में निकला। तो आपको ये नहीं करना है, जो भी आपको ये क्रीम मिलती है मार्केट में, उसमें ऐसे जो भी ऑइंटमेंट होता है, उसमें कैप होता है, तो पहले उसको कैप को निकालना है। फिर आपको क्या करना है इसको हल्का-सा लैट्रिन रास्ते में इसको धीरे से इंसर्ट करना है और हल्का सा दबा देना होता है। लेकिन इसमें 2-3 दिक्कतें आती हैं। एक तो पेशेंट को ऑलरेडी चोट लगी है, और पेशेंट अगर खुद अपने आप से यूज़ कर रहा है, तो कई बार वो अंदाज़े से जब यूज़ करता है, तो कई बार जो आगे ये नोज़ल होता है, इससे पेशेंट को चोट लग जाती है। तो लगाते समय ध्यान रखना है कि आपको सही तरीके से और सही जगह पे इस नोज़ल को इंसर्ट करना है। कई बार कुछ मार्केट में ऐसी क्रीम होती हैं जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए साइड में छेद होते हैं, यहाँ पे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। कुछ क्रीम तो ऐसी होती हैं जिसमें देखिए ये क्रीम तो सामने निकलती है, ये तो बहुत बढ़िया होती है। मैं भी अपने पेशेंट कहता हूँ भाई इस तरह की क्रीम अगर प्रयोग करिए जिसमें आगे से नोज़ल हो, उसका प्रयोग करिए, क्योंकि जब अंदर जाता है तो इसमें घाट नहीं होता है, यानी इसमें फ्रिक्शन कम होता है। दूसरा, जब ये क्रीम बाहर निकल जाती है, जब क्रीम के स्थान जो इसमें से निकल गई है इस ट्यूब से, तो जब इसमें से हवा वापस आती है, तो कई बार वो स्किन की म्यूकोसा मेम्ब्रेन को चिपका लेती है। तो जब आपकी क्रीम का ओरिफिस यानी जो नोज़ल है उसका ओपनिंग अगर सामने है, तो वो आपके गुदा मार्ग को चिपकाती नहीं है, पहला एक बेनिफिट इसका ये है। अगर आपके पास कोई ऐसी क्रीम है जिसका इस तरह नोज़ल देखिए, क्रीम इसमें यहाँ सामने से नहीं निकलेगी, यहाँ साइड से निकलेगी, ये देखिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि भई क्रीम तो चारों तरफ निकल रही है, लेकिन क्या होता है जब ये जो ट्यूब खाली हुई है, जब इसमें वापस हवा भरती है, तो ये क्या करती है, जहाँ से क्रीम निकली है वहीं से हवा वापस खींचती है। तो ये कई बार क्या होती है, जो आपकी म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है, जब ये वापस हवा खींचती है, तो ये चिपका लेती है। तो कई बार इससे भी लोगों को चोट लग जाती है। तो इसलिए क्रीम का प्रयोग वहीं करिए जहाँ पे चोट लगी है, और अगर नोज़ल से कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा केयर करिएगा कि कहीं आपको वो चोट ना पहुँचा दे। अब हम लोग क्या करते हैं, हम पेशेंट को समझाते हैं कि भाई जैसे ये क्रीम है, आपने क्रीम फिंगर में ले ली, यहाँ पे फिंगर में ले ली, और आपको जहाँ पे चोट लगी है, वहीं पे आपको क्रीम लगानी है, आपको हर जगह नहीं लगानी है, गुदा मार के बाहर नहीं लगानी है। जहाँ पे चोट लगी है क्रीम वहीं लगानी है। अगर आप लगा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आपका कोई फैमिली मेंबर हो, जैसे भाई हस्बैंड है तो उसकी वाइफ, या वाइफ है तो उनके हस्बैंड, या कोई ऐसा फैमिली मेंबर हो जिससे आप कंफर्टेबल हो, उससे कह के आप वहाँ पे क्रीम लगा सकते हैं। और अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्रीम कौन-सी आप लोग यूज़ करते हैं? तो देखिए हम लोग लगभग हर प्रकार की क्रीम यूज़ करते हैं, लेकिन स्पेशली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है हिलवांस ऑइंटमेंट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको हम शेक करते हैं, ऐसे शेक करते हैं, और उसके बाद जो
क्रीम होता है उसको लेते हैं। और क्रीम लगाने का तरीका सबसे बेस्ट ये है, क्योंकि जैसे आप क्रीम लगाते हो, वो क्रीम जब जब हम लोग चलते फिरते हैं तो वो क्रीम इधर-उधर बिखर जाती है। वो जहाँ पे घाव होता है वहाँ पे क्रीम थोड़ा कम देर तक चिपकती है। तो आपको क्या करना है, अगर आप क्रीम लगा ही रहे हो तो जैसे ये छोटा-सा एक, ये तो बहुत बड़ा है, छोटा-सा ये गॉज पीस मैंने लिया, ये छोटा-सा गॉज पीस मैंने लिया। इसको हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास क्रीम होती है, जैसे ये क्रीम है, ये क्रीम हमने ली और क्रीम को हमने यहाँ पे देखिए ये गॉज पीस से भिगो लिया। ये जो बैंडेज था हमने उसको यहाँ पे भिगो दिया, और जहाँ पे कट होता है, जहाँ पे मान लीजिए पेशेंट को कट लगा है, बोलते हैं कि वहीं पे आप इसको उसी घाव में चिपका दीजिए। तो अब इससे क्या होता है कि ये जो क्रीम होती है उस घाव में लगभग 12 से 15 घंटे तक अगर वहाँ पे पड़ी रहती है, तो जो क्रीम का मोड ऑफ एक्शन है भाई, वहाँ पे क्या करेगी, वहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन शो करेगी, वहाँ पे हो सकता है एंटीबायोटिक एक्शन शो करे, जो भी एक्शन शो करेगी वो काफ़ी देर तक वहाँ पे लगी रहेगी, तो आपको पेशेंट को काफ़ी देर तक आराम रहेगा। अदरवाइज़ आप क्रीम चाहे जितना लगाते रहिए, जब घाव पे क्रीम लगेगी नहीं, तो आपको आराम कैसे मिलेगा? तो जो भी पाइल्स फिशर का मतलब अगर कोई समस्या है, तो आप अगर इस तरह चीज़ें फ़ॉलो करते हैं, तो मेरा विश्वास है आपको 33% केवल डाइट से, 33% ऑयलिंग से, सिरज बाथ से, जो ऑइंटमेंट लगाने का तरीका हमने सिखाया है, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। और साथ में जो डॉक्टर साहब ने दवा दे रखी है, जो भी आपको दवा दे रखी है, उस दवा को जैसे उन्होंने समझाया है बिल्कुल वैसे ही खाइए। लेकिन इस उसके साथ-साथ आपको कौन-सा खान-पान खाना है, कौन-सा नहीं खाना है, कैसे सिरबात करनी है, कैसे ऑयलिंग करनी है, कैसे ऑइंटमेंट लगाना है, अगर आप इसको फ़ॉलो करते हैं तो मेरा विश्वास है पाइल्स और फिशर के पेशेंट में काफ़ी हद तक आराम हो जाता है। धन्यवाद।